हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 30 यूनिट 10। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे परिकल्पना या उपकल्पना हाइपोथेसिस। कल्पना या उपकल्पना को प्राकल्पना, पहले का विचार इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। किसको? परिकल्पना या उपकल्पना को प्राकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। यही एक वैज्ञानिक मान्यता है कि परिकल्पना से ही अध्ययन का प्रारंभ होता है। कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहले हम उसका सोच विचार करते हैं कि हाँ, हमें ये करना है। अगर हम बीएड करेंगे तो हम क्या बनेंगे, किसी भी एक लक्ष्य को पाने के लिए पहले उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार परिकल्पना करना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया है कि यह एक वैज्ञानिक मान्यता है कि परिकल्पना से ही अध्ययन का प्रारंभ होता है। अगर कुछ भी करना है तो पहले उसका सोच विचार होता है और उपकल्पना के साथ ही उसका समापन होता है। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में परिकल्पना का स्थान पहले आता है। अध्ययन विषय के चुनाव के बाद यह प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक हो जाता है कि विषय से संबंधित तथ्यों या संकलन के लिए विविध परिकल्पनाओं को तैयार करें ताकि अध्ययन को संपूर्ण रूप से निर्देश मिल सके। परिकल्पना अपने आप में एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता को स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन के क्षेत्र में जाकर परखता है। यानी ये जो परिकल्पना है ये कोई और नहीं बता सकता है। जो अध्ययन करता है, जिस चीज़ पे अध्ययन कर रहा है उसको वो स्वयं ही अपने आप आ जाता है। इसमें यह भी हो सकता है कि वह पूर्व विचार सिद्धांत को धारण कर ले और इसकी सत्यता को ही निरस्त कर दिया जाए। परिकल्पना की परिभाषा। परिकल्पना की प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। कलिंगर के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानिक कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। दो या दो से अधिक जो चर होते हैं, संबंध चर होते हैं, उनके बीच की जो कथन है, संबंध है, उसको क्या कहा जाता है? प्राकल्पना कहा जाता है। जो अनुमान लगाया जाता है, क्या कह रहे हैं? दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानिक कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। प्राकल्पनाओं को हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और वे चरों से चरों के बीच में सामान्य या विशिष्ट संबंध बतलाते हैं। एडवर्ड के अनुसार उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों को संभाव्य संबंध के विषय में कथन होता है। यह इस प्रश्न को ऐसा प्रयोग संबंधी उत्तर देता है जिससे चरों के संबंध का पता लगता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि यह प्रारंभिक विचार या आधार है जो सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने और उसके विषय में ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा देता है। परिकल्पना की प्रकृति। परिकल्पनाओं की प्रकृति का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों का सामान्य कारण एवं संभावित संबंध को प्रकट करता है। सेकंड पॉइंट है, इसकी प्रकृति प्राय प्रयात्मक होती है। इसके सभी रूपों में प्रयात्मक तत्वों का समावेश रहता है। यह भविष्य कथन में मदद करती है अथवा भविष्य के कथन की तरफ इशारा करती है। थर्ड पॉइंट है, अनुसंधानकर्ता भविष्य कथन की पुष्टि के आधार पर अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाता है। कि भविष्य में जो उसने कथन कह दिया उसके आधार पर वो अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। इसके संबंध
बिंदु क्रियात्मक प्रकृति का होता है तथा इसमें क्रियात्मक तत्व भी शामिल होते हैं जिसका अनुसंधान में नियोजन किया जाता है। परिकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों का मुख्य आधार मानी जाती है। परिकल्पनाएं ही अनुसंधान की मुख्य क्रियाएं निर्धारित करती है और इससे ही इनकी पुष्टि की जाती है। परिकल्पना के प्रकार। कई विद्वानों ने समय समय पर अपनी विचारधारा के अनुरूप परिकल्पनाओं का वर्णन किया है, लेकिन सभी तरह की परिकल्पनाओं को समझना एवं उन सभी का अध्ययन करना एक अनुसंधानकर्ता के लिए जरूरी नहीं। परिकल्पना के मुख्य प्रकार निम्न है। क्या है? फर्स्ट, दिशा युक्त परिकल्पना। दूसरा है दिशा विहीन परिकल्पना। तीसरा है शून्य परिकल्पना। चौथा है सांख्यिकीय परिकल्पना और फिफ्थ पॉइंट है कथन के आधार पर परिकल्पना। परिकल्पना के प्रकार हैं दिशा युक्त परिकल्पना, दिशा विहीन परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना और कथन के आधार पर परिकल्पना। शून्य आधार पर परिकल्पना आपके 3 प्रकार के होते हैं: अंतर शून्य परिकल्पना, संबंध शून्य परिकल्पना और कथन शून्य परिकल्पना। इसके साथ ही सांख्यिकीय परिकल्पनाएं ये भी 3 प्रकार की होती है: परिणाम की परिकल्पना, अंतर की परिकल्पना, संबंध की परिकल्पना। साथ ही कथन के आधार पर परिकल्पना 2 प्रकार की होती है: एक सकारात्मक कथन होता है, एक नकारात्मक कथन होता है। इन दिशा परिकल्पनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है दिशा युक्त परिकल्पना। अनुसंधानकर्ता जब किसी संभावित अनुसंधान पर अपेक्षित दिशा में लिखता है तो उसे दिशायुक्त परिकल्पना कहते हैं। इसमें चरों के सहसंबंधों को अपेक्षित रूप से प्रकट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है दिशा विहीन परिकल्पना। दिशा विहीन परिकल्पना का प्रयोग मात्र सांख्यिकीय सार्थकता के परीक्षण के लिए होता है। ऐसी परिकल्पनाओं को नकारात्मक रूप से पैदा किया जाता है। इस तरह की परिकल्पना की विशेषता यह है कि इनके लिए कोई सैद्धांतिक आधार पेश नहीं करना पड़ता। थर्ड पॉइंट है शून्य परिकल्पना। अनुसंधानकर्ता 2 सेमेस्ट्रियों में किसी गुण के माध्यम की मापों के अंतर की अनुसंधान परिकल्पनाओं की प्रामाणिकता मात्र उस न्यायादर्श के माध्य के आधार है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता के लिए संपूर्ण समष्टि का मापन करना संभव नहीं होता है। इस स्थिति में सांख्यिकीविद यह सुझाव देते हैं कि दोनों समष्टियों में से उस गुण का शून्य अंतर है। शून्य अंतर प्रतिचयन की त्रुटि एवं संयोग के कारण ही आया है। अतः इस तरह की परिकल्पना का शून्य परिकल्पना कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है सांख्यिकीय परिकल्पनाएं। सांख्यिकीय परिकल्पनाएं गणित पर आधारित होती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है परिकल्पना परिणाम की परिकल्पना, दूसरा है अंतर की परिकल्पना, तीसरा है संबंध की परिकल्पना। सांख्यिकीय परिकल्पना को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? परिणाम की परिकल्पना, अंतर की परिकल्पना और तीसरा है संबंध की परिकल्पना। फिफ्थ पॉइंट है कथन के आधार पर परिकल्पना। कथन के आधार पर परिकल्पना को 2 प्रकार होती है। इसकी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होती है सकारात्मक कथन। परिकल्पना की कथन इसके अंतर्गत निश्चय ही सकारात्मक होती है। उदाहरण के लिए वर्ग। पहला पॉइंट है वर्ग x की ऊंचाई वर्ग y से ज़्यादा है। सही है। युवक युक्ति के बजाय अधिक बुद्धिमान है। लगातार अभ्यास करने से खेल में सुधार होता है। सेकंड पॉइंट है नकारात्मक कथन। इसके अंतर्गत परिकल्पना के कथन निश्चय ही नकारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए फर्स्ट है वर्ग x की ऊंचाई वर्ग y से अधिक नहीं है। युवक युक्तियों के बजाय अधिक बुद्धिमान नहीं है। लगातार अभ्यास करने से खेल में सुधार नहीं होता है।
अच्छी परिकल्पना की मुख्य विशेषताएं। अनुसंधान की सफलता का आधार प्राय उपकल्पना के निर्माण पर निर्भर करता है। एक अच्छे शोध परिकल्पना का पहचान उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर होती है। ये एक अच्छी उपकल्पना में निम्न गुण होने चाहिए। एक अच्छी कल्पना में कौन कौन से गुण होने चाहिए? फर्स्ट है स्पष्टता। जो भी लिख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि उपकल्पना भाषा एवं भावगत दृष्टि से जितनी सरल होगी, अध्ययन में वैज्ञानिकता का अधिक से अधिक आगमन होगा। वैज्ञानिक अध्ययन उपकल्पना का स्पष्ट पर निर्भर करता है, उसकी स्पष्टता पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट है विशिष्टता। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है। यदि सामाजिक अनुसंधान के समय शोधकर्ता विशिष्ट उपकल्पनाओं का निर्माण करने में समर्थ होता है, तो फिर अध्ययन अपेक्षित उद्देश्य की तरफ प्रयास करने पर भी नहीं बढ़ता। थर्ड पॉइंट है पूर्व सिद्धांत में संबद्धता। वैज्ञानिक को अपने पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सिद्धांतों को भी अपना पथ प्रदर्शक मानकर चलना चाहिए एवं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वही उपकल्पना अच्छी होती है जिसका पहले निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांतों को आधार मानकर निर्माण किया जाए। फोर्थ पॉइंट है उपलब्धता प्रविधियों की संभावना। किसी वस्तु का अध्ययन करने में विधियां प्रयुक्त करना यदि संभव नहीं है, तो उस किसी वस्तु के संबंध में वैज्ञानिक खोज की पूर्ण रूप से संभव नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान में विधियां महत्वपूर्ण हैं। फिफ्थ पॉइंट है मूल समस्या से संबंध। ऐसा कई बार होता है कि अध्ययनकर्ता उपकल्पनाओं को निर्माण में महत्वपूर्ण समस्या से गैर महत्व वाले पक्षों की उपकल्पना के साथ संयुक्त करता है। ऐसा करना अध्ययन की दृष्टि से उचित नहीं है। सिक्स पॉइंट है सर्वेक्षण द्वारा जांच संभव। ऐसी उपकल्पना होनी चाहिए कि अध्ययनकर्ता इसके आधार पर सामग्री का संकलन करने के पश्चात उसका सत्यापन कर सके। आदर्शपरक उपकल्पनाओं से अध्ययन को सही दिशा नहीं मिल सकती है। 7 पॉइंट है संक्षिप्तता। उपकल्पना समस्या का सारांश होती है, अतः इसे संक्षिप्त होना चाहिए। इसकी भाषा वैज्ञानिक होनी चाहिए, नहीं तो इसके शब्दों के अर्थों में परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। 8 पॉइंट है सरलता। उपकल्पना जितनी ज़्यादा सरल होगी उतनी ही अधिक वैज्ञानिकता आएगी अध्ययन में, बल्कि इस सरलता से अध्ययनकर्ता को विषयगत तथ्यों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। 9 पॉइंट है मार्गदर्शन में उपयोगी। एक अच्छी उपकल्पना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसके द्वारा शोधकर्ता को अपने अध्ययन हेतु एक निश्चित दिशा, स्पष्ट एवं स्थिर लक्ष्य, अध्ययन विषय एवं पूर्व निर्धारित विषय आदि के निश्चित आधार प्राप्त हो जाते हैं। परिकल्पना के उद्देश्य। जॉर्ज जे मूले ने परिकल्पना के कई उद्देश्यों का वर्णन किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है परिकल्पना अनुसंधान हेतु यह दिशा प्रदान करती है तथा अनावश्यक साहित्य के अध्ययन से छुटकारा दिलाती है। यह उपयोगी समनको के संकलन में मददगार होती है। परिकल्पनाओं के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को सही रूप में समस्या को समझने में मदद मिलती है। सेकंड पॉइंट है परिकल्पना में समस्या का रूप स्पष्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है अनुसंधानकर्ता को परिकल्पना संवेदनशील बनाती है, जिससे वह अनावश्यक परिस्थितियों एवं समनको के संकलन से निजात पाता है। फोर्थ पॉइंट है अनुसंधानकर्ता के निष्कर्षों में भी परिकल्पना से मदद प्राप्त होती है। अनुसंधान में परिकल्पना का महत्व। उपकल्पना
का सामाजिक अनुसंधान में प्रमुख स्थान है। उपकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता की स्थिति उस व्यक्ति सी हो जाती है जो अपरिचित स्थान पर सही जानकारी के अभाव में अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए भटकता रहता है। इसकी उपयोगिता निम्न विवेचनाओं से स्पष्ट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट है, अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है। उपकल्पना प्रमुख रूप से अनुसंधानकर्ता को यह बताने का प्रयास करती है कि किस प्रकार तथ्य उपकल्पना की जांच हेतु जरूरी होंगे। उपकल्पना यथार्थ तथ्यों के निर्णय करने में सहायता करती है। उपकल्पना के निर्माण से इस बात के निर्धारण में मदद मिलती है कि किस तरह के तथ्यों को संतुलित किया जाए अथवा किस तरह के तथ्यों को छोड़ दिया जाए। सेकंड पॉइंट है, अध्ययन को निश्चितता प्रदान करती है। उपकल्पना द्वारा अध्ययनकर्ता को इस बात का ध्यान रहता है कि उसे कौन सी सूचनाएं कब एवं कहां से मिल सकेगी। इसलिए शोधकर्ता अपने पहले कार्य को सुनियोजित कर लेता है जो उसे इधर उधर की तमाम उलझनों से बचाने में सहायता करती है। इससे उसका अध्ययन निश्चितता को प्राप्त होता है, यानी अच्छे से प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट है, तथ्यों के संकलन में सहायक है। उपकल्पना निर्माण अंधी खोज तथा अंधाधुंध तथ्यों के संकलन का नियंत्रण होता है। अर्थात उपकल्पना के बगैर शोधकर्ता व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है तथा महत्वपूर्ण एवं लाभकारी तथ्य छूट भी जाते हैं। जैसे कि गुडे एवं तथा हार्ट ने लिखा है कि उपकल्पना के बगैर अनुसंधान अकेंद्रित आकस्मिक प्रयोग सिद्ध भटकता हुआ है। किसने कहा है ये? गुडे एवं हार्ट ने। उसके अभाव में परिणामों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वास्तव में उपकल्पना अनुसंधान एवं सिद्धांत के मध्य की महत्वपूर्ण एवं न अलग होने वाली कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। फोर्थ पॉइंट है, अध्ययन क्षेत्र सरल तथा सीमित हो जाता है। उपकल्पना के निर्माण से गहन एवं वास्तविक अध्ययन संभव होता है क्योंकि इससे अध्ययन क्षेत्र सीमित एवं सरल हो जाता है। जैसा कि लुंडबर्ग ने यह स्वीकार किया कि अनुसंधानकर्ता जानबूझकर अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयत्न करते हैं, जो कि उपकल्पना के द्वारा ही संभव है। फिफ्थ पॉइंट है, निष्कर्ष एवं समाधान निकालने में सहायक। यह शोधकर्ता को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता करती है। तथ्यों के आधार पर ही हम उपकल्पना का सत्यापन तथा पुनः परीक्षण करते हैं, अर्थात निष्कर्ष रूप में अपने पूर्ण कथन को सत्य प्रमाणित करते हैं यह या असत्य पाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि अध्ययन के परिणाम सत्य या सकारात्मक हो, असत्य या नकारात्मक निकलने का वास्तविकता तो अवश्य ही प्रकट होती है। 6 पॉइंट है, श्रम समय तथा धन की बचत होती है। अनुसंधानकर्ता उपकल्पना के अभाव में मनमाने ढंग से विभिन्न सामग्रियों का संकलन करते हैं, जिससे अमूल्य समय, धन और श्रम खर्च होता है। यदि अनुसंधानकर्ता उपकल्पना का निर्माण करके अपने अध्ययन में आगे बढ़ता है तो धन, श्रम तथा समय की बचत होती है। क्या कह रहे हैं कि श्रम, समय तथा धन की बचत होती है। कैसे होती है? जो अनुसंधान करता है उपकल्पना के अभाव में, अगर वह उपकल्पना अपना नहीं करता है तो मनमाने ढंग से किसी भी सामग्री को वो मंगा सकता है, और जिससे क्या होता है, समय, धन और खर्च, समय, धन और श्रम सारा कुछ खर्च होता है। अगर वह उपकल्पना का निर्माण कर
आगे बढ़ता है तो उससे क्या होगा, धन, श्रम और उसकी समय की बचत होगी। परिकल्पना की सीमाएं। उपकल्पना का निर्माण यदि सावधानी से किया गया है तो यह निश्चित रूप से वैज्ञानिकों के अनुसंधान में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, लेकिन उसका निर्माण यदि ठीक से नहीं किया गया है तो यह घातक सिद्ध हो सकती है। उपकल्पनाओं की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है, उपकल्पना पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है। उपकल्पना अनुसंधानकर्ता के अपने अनुभव पर आधारित है। कई बार प्रारंभ में ही उपकल्पना पर अटूट विश्वास हो जाता है, अतः वह सभी तथ्यों को इधर उधर करके उपकल्पना को सत्य साबित करने की कोशिश करता है, जबकि हो सकता है कि वास्तविकता कुछ और हो। सेकंड पॉइंट है, अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु पर ध्यान केंद्रित होना। कई बार अनुसंधानकर्ता किसी भी सामाजिक तथ्य के ऊपर इतना ज़्यादा जोर देता है कि उसका संबंध वह अपना प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लेता है, चाहे वह बात अनुसंधान की दृष्टि में महत्वपूर्ण ना ही हो। थर्ड पॉइंट है, तथ्य संकलन की सीमित प्रकृति। यदि उपकल्पना का निर्माण अनुभवहीनता के कारण ठीक से नहीं किया गया है तो हो सकता है कि घटना की वास्तविकता का ही पता न चले, क्योंकि उपकल्पना तो अनुसंधानकर्ता के लिए सिर्फ सीमित तथ्यों के संकलन पर ही बल देती है। फोर्थ पॉइंट है, उपकल्पना पर आधारित तथ्यों के संग्रह में व्यक्तिनिष्ठ पक्षों की संभावनाएं अधिक रहती है। प्राय ये देखा जाता है कि किसी क्षेत्रीय कार्यकर्ता अनुभवहीनता एवं अज्ञानता के कारण तथ्यों को प्रदान करने में असफल रहते हैं। वह उपकल्पना के आधार पर एक एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसी कारण वह सामाजिक तथ्यों के चित्रण के समय अपनी ओर से व्यक्तिगत बातों को जोड़ना ही उचित समझते हैं। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, सोशल साइंस रिसर्च। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मानव व्यवहार के अध्ययन तथा उनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने का काम करता है। इसके द्वारा हमें मानव व्यवहार से जुड़ी स्पष्ट और अस्पष्ट घटनाओं को समझने में आसानी होती है। यह अनुसंधान समूह एवं संस्कृति से संबंधित है। सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक जटिलताओं के संबंध में अन्वेषण के वैज्ञानिक प्रयास को सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कहते हैं। इस अनुसंधान के द्वारा मानव प्रकृति एवं अपने से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के प्रकार। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान व्यवहारिक उपयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है परिचालन अनुसंधान। प्रशासनिक समस्याओं के संबंध में होने वाला अनुसंधान परिचालन अनुसंधान कहलाता है। इसमें गणित और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग संभावना सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। सेकंड पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान। किसी समुदाय की विशेषताओं को ध्यान में रखकर नियोजित प्रयास को सामुदायिक जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं, जैसे आवास, खेती एवं मनोरंजन आदि। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियाँ। वैज्ञानिक अनुसंधान शोध की आधुनिक व तकनीक आधारित विधि है। इस विधि के द्वारा असत्य को सिद्ध करने में मदद मिल सकती है। इसमें परंपराएं व प्रचलित मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। वैज्ञानिक अनुसंधान विधि की निम्नलिखित प्रक्रिया है। फर्स्ट है निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। प्राकृतिक वस्तु या घटना का अध्ययन करना। जो प्राकृतिक वस्तु है या जो घटना घटित हो रही है उसका अध्ययन करना, उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना आवश्यक होता है। निरीक्षण
के लिए सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है ताकि अधिक विस्तार के साथ और सही तरीके से निरीक्षण हो सके। सेकंड है वर्णन, डिस्क्रिप्शन। निरीक्षण के साथ ही निरीक्षित वस्तु या घटना का वर्णन लिखना चाहिए। इसके लिए नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले के सामने निरीक्षित वस्तु का चित्र बन सके। थर्ड पॉइंट है कारण और प्रभाव विवेचन, कॉज एंड इफेक्ट। प्रकृति के रहस्य उद्घाटन के कारण के प्रभाव का विवेचन महत्वपूर्ण होता है, जैसे वर्षा का होना, बिजली का चमकना आदि के द्वारा यह पता लगाना कि कौन किसका कारण है तथा इसमें कारणों की क्रमबद्धता होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का भय नहीं हो सके। फोर्थ पॉइंट है प्रयोगीकरण, एक्सपेरिमेंटेशन। प्रयोग सत्य जानने के लिए किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता को प्रयोग करते समय सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना होता है। अनेक प्रकार के प्रयोगात्मक अध्ययन के पश्चात ही कोई परिणाम निकाला जाता है। फिफ्थ पॉइंट है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। किसी घटना की व्याख्या या अलग अलग प्रतीत होने वाली घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या तर्कपूर्ण रूप से करना परिकल्पना कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई घटना क्यों और कैसे घटित हो रही है, इसकी व्याख्या करना ही परिकल्पना है। 6 पॉइंट है आगमन। जब किसी वर्ग के कुछ सदस्यों के गुण ज्ञात हो तो उनके आधार पर उस वर्ग विशेष के गुणों के बारे में अनुमान लगाना आगमन कहलाता है। 7 पॉइंट है निगमन। इसमें किसी वर्ग विशेष के गुणों के आधार पर उस वर्ग के किसी सदस्य के गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है, इसे निगमन कहते हैं। 8 पॉइंट है गणित और प्रतिरूप, मैथमेटिक्स एंड मॉडल। बहुत सी बातें हमारे समझ से परे होती हैं, इनको समझने के लिए प्रतिरूप का सहारा लेना पड़ता है। गणित के द्वारा भी विज्ञान के कठिन प्रश्नों को हल करने में बड़ी सहायता मिलती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी प्राप्ति गणित के सूत्रों के द्वारा संभव हो पाती है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि के कार्य। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान में निम्नलिखित तरीके से कार्य करती है। फर्स्ट है सर्वप्रथम ब्रह्मांड के किसी घटक या घटना का निरीक्षण किया जाता है। सेकंड है एक संभावित परिकल्पना की जाती है जो प्राप्त आंकड़ों से मेल खाती हो। थर्ड पॉइंट है परिकल्पना के आधार पर कुछ भविष्यवाणियां की जाती है। फोर्थ पॉइंट है प्राप्त भविष्यवाणी आंकड़ों की सत्य सिद्धता है या नहीं, उसमें असहमति होने की स्थिति में परिकल्पना को तदनुसार परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य है। फर्स्ट है पुरातन तथ्यों का सत्यापन करना एवं नवीन तथ्यों की प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य होता है विभिन्न चरों के बीच संबंधों को ज्ञात करना होता है। सेकंड पॉइंट है ज्ञान का विस्तार करना तथा प्राप्त ज्ञान के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना। थर्ड पॉइंट है सामाजिक शोध से प्राप्त सूचनाएं सामाजिक नीति निर्माण तथा जीवन के गुणवत्ता में सुधार करके सामाजिक समस्याओं का समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का महत्व। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के निम्नलिखित महत्व है। फर्स्ट है शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा इससे मानव जीवन के व्यवहारों को समझने में सहायता मिलती है। सेकंड पॉइंट है
शोध व्यवहारिक समस्याओं के समाधान एवं पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है। थर्ड पॉइंट है, अनुसंधान के माध्यम से हम वैकल्पिक नीतियों पर विचार और इन विकल्पों में से प्रत्येक के परिणाम की जांच कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अनुसंधान कार्य समाज की उपयोगिता के लिए जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं के समाधान एवं समाज को संगठित करने में सहायता मिलती है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में उचित निष्पक्षता का अर्थ है कि बिना किसी पूर्वाग्रह और तथ्यों में प्रामाणिकता के आधार पर उसका वर्णन करना। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में उचित निष्पक्षता को प्राप्त करने के निम्नलिखित कारक हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एक शोधकर्ता को अत्यंत धैर्य और आत्मनियंत्रण होना आवश्यक होता है। वह व्यक्तिगत पसंद और अनुशासनहीन कल्पना और इच्छा आधारित सोच से अभिभूत नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, शोधकर्ता को शोध के दौरान स्वतंत्र विचार का होना चाहिए क्योंकि शोध प्रक्रिया और व्याख्याओं के समय यदि शोधकर्ता स्वतंत्र विचार वाला नहीं हो तो उसकी शोध की निष्पक्षता साबित नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, शोधकर्ता को अपने शोध के लिए मानकीकृत अवधारणाओं का ही उपयोग करना चाहिए। भ्रम आधारित तथ्यों से शोधकर्ता को हमेशा बचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, शोध प्रक्रिया के दौरान एक शोधकर्ता को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। अपने शोध की प्रामाणिकता के लिए उचित सांख्यिकीय और गणितीय तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। निष्पक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के निष्पक्षता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। फर्स्ट है, पूर्वाग्रह जैसी धारणाएं सामाजिक विज्ञान के शोध निष्पक्षता को प्रभावित करती है। सेकंड पॉइंट है, सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी शोध प्रक्रिया के कार्य में नैतिक दुविधा उत्पन्न कर देती है। थर्ड पॉइंट है, यदि शोधकर्ता सामाजिक समस्याओं व मानव व्यवहारों के बारे में सटीक व तर्कयुक्त ढंग से व्याख्या नहीं करता तो मूल्य निर्णय तक पहुंचना संभव नहीं है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।